Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have started the chapter number 1, that is the living world, right? So in this chapter we have talked about that what are the main characteristics of living organism and what can be the defining factor, from all of them what are going to be the defining properties of the living organism. Now we are going to move forward. We are going to talk about the diversity in the living world. What do we mean by diversity? Diversity means variety. Diversity का मतलब क्या होता है? Variety मतलब जो इतने टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. Let us take an example of mango. An easy example it is. You can find out many different types of mango in the market. बहुत अलग अलग टाइप के आपको मैंगो देखने को मिलते हैं मार्केट में. Like हाफूस आम, लंगड़ा आम, देर आर मैनी वेराइटीज़, राइट. बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं. तो आपके इसमें और आपके चावल, ठीक है, राइस, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ राइस ऑल्सो. देर आर मेनी वेराइटीज़ ऑफ राइस. आप घर में राइस लेके आते हैं, बासमती राइस है और नॉर्मल राइस में भी कितने सारे टाइप्स मिल जाते हैं. तो ये वेराइटीज़ हैं. अब इन्हीं नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में या जो आप कह सकते हैं प्लांट्स में इतनी वेराइटीज़ मिल रही. एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं. पैरट में यू कैन सी मेनी टाइप ऑफ पैरट्स. देयर आर सम ग्रीन पैरट्स जिनकी आपकी बीक जो है रेड है. कुछ आपके डिफरेंट कलर्स के पैरट मिलते हैं. वो अलग अलग उनके वेराइटीज़ हैं, ठीक है. वी कॉल दीज वेराइटी एज स्पीसीज़. इनको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज़. Okay, so there are many species in the world, out of which we know around 1.7 to 1.8 million. ये 1.7 to 1.8 million वो वेराइटीज़ या स्पीसीज़ हैं जो हमें पता हैं, जिनके बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं. बट इनके अलावा अभी भी हमारे वर्ल्ड में या हमारी अर्थ पे इतनी और भी स्पीसीज़ हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं चली हैं, ठीक है. तो आप सोचिए कि कितने होंगे. अभी ये 1.7 to 1.8 मिलियन है. तो अगर ये जो हमें पता नहीं चली है वो इससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है. सो दिस इज़ रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? अभी डाइवर्सिटी का मतलब तो समझ लिया, वेराइटी. नाउ बायोलॉजी का ही मतलब अपने आप में होता है बायोलॉजी. बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी. वैसे ही बायोडाइवर्सिटी, लिविंग डाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी है, वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. अब ये क्या हो सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी, या फिर आप इसे कह सकते हैं द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. क्लियर अबाउट इट? तो ये डाइवर्सिटी है. अब डाइवर्सिटी, इतनी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें इतने सारों को, मिलियंस हैं, इनको याद कैसे रख सकते हैं, या इनको इतने वैरायटी को हम पढ़ कैसे सकते हैं? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने तरीके निकाले, उसे हम आगे पढ़ेंगे. सो नाउ टेक्सोनॉमी. ओके, टेक्सोनॉमी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अच्छा, पहले क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, तब हमें टेक्सोनॉमी समझ आ जाएगा. क्लासिफिकेशन, जैसे आपके पास कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर्स की मैंने आपको स्टोन्स दे दिए, ठीक है. आप उन्हें क्लासिफाई करने लगे कलर्स के हिसाब से. चलिए, कलर्स के हिसाब से आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर आप उसको साइज़ के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. मतलब अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं कि चलिए कलर में आपने रेड कलर के स्टोन्स एक साथ निकाल दिए, ग्रीन के अलग से निकाल दिए, ब्लू के अलग से निकाल दिए. अगर आप साइज़ में करने लगे तो जो एक जैसे साइज़ के थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो छोटे से एक साइज़ के थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया. ऐसे आपने उनकी क्लासिफिकेशन करी. यही क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म में भी करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है. तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है पहले. तो इसके जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी स्टडी और उसके जो तरीका है इसका, ठीक है. प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, प्रोसीजर मतलब तरीका, जो आप जिस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी. आर यू क्लियर? तो क्लासिफिकेशन
कि प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर को पढ़ रहे हैं अगर आप, तो क्या पढ़ रहे हैं, टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं एक्चुअल में आप। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट हो गया एक तरह से। ओके, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अच्छा, अब इस नॉमेनक्लेचर, ये नया वर्ड है, इसको बहुत ही ईजिली समझते हैं। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहला संस्कार, उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, उसको एक नाम दिया जाता है। तो नाम भी हमारे हिंदूज़ में क्या करते हैं, एक उनमें पूरी कुंडली बनाते हैं और कुंडली के हिसाब से कब बच्चा पैदा हुआ उस हिसाब से हर चीज़ नाप तोल के पंडित जी एक अक्षर देंगे, उस हिसाब से नाम रखा जाएगा। ठीक है, बहुत मायने होते हैं इस चीज़ के। तो वैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म को आप इतने सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमें नए नए, तो उनको नाम दिया जाए। अब नाम ऐसा होना चाहिए कि जो वो है, जैसा वो ऑर्गेनिज्म है, किस तरह का वो ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है, एनिमल है, आपका फंजाई है, आपका एल्गी है, या फिर को क्या है, प्रोटिस्टा है, क्या है। ठीक है, और उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो पहले तो पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो है क्या, फिर एक नाम देना पड़ेगा। अब नाम क्यों देना पड़ रहा है? अब हर जगह पे, कहीं मान लिया अफ्रीका में मिला, अफ्रीकन्स ने अफ्रीकन वाला जैसे नाम दे दिया उस चीज़ को। ठीक है, मैंगो को कुछ और कहते होंगे अफ्रीका में, अब इंडिया में कुछ और आम कहते हैं हम। अब अफ्रीका वाले आम तो समझेंगे नहीं, अगर आप अफ्रीका वालों को बोलने लगें कि आम का वो बताइए, तो उनको तो समझ नहीं आएगा आम क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर सेम नेम होना चाहिए। जो भी आप ऑर्गेनिज्म, जिसका भी आप ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे हैं, वो नाम ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक ही चले। ठीक है, तो सेम नेम चले पूरे वर्ल्ड में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर कहीं पे भी मिलेगा, चाहे वो अफ्रीका में मिले चाहे इंडिया में मिले, तो उसको जो नाम दिया जाएगा वो साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा, ताकि वो जो नाम है वो हर जगह सेम चल सके। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सिंपल उससे नाम से याद रखो, नामकरण। ठीक है, नामकरण करना, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अच्छा, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू वॉट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच टू। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि पहले उसे पहचानना पड़ेगा वो ऑर्गेनिज्म क्या है, तभी आप उसका नाम दे सकते हैं। ऐसे ही नाम नहीं दे देंगे। अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके पूरे ख़ानदान का पूरी वो निकाल के रख दी जाएगी, सब कुछ उसका पता करा जाएगा, तब उसका नाम दिया जाएगा, है ना। अगर वो मुस्लिम है बच्चा, तो अगर उसके पेरेंट्स मुस्लिम है, मतलब सॉरी, बच्चा मुस्लिम पैदा नहीं हो रहा, पेरेंट्स अगर मुस्लिम है तो वो उस अकॉर्डिंगली उस बच्चे का नाम देंगे। हिंदू है तो हिंदू के अकॉर्डिंगली उसका नाम रखा जाएगा, अगर वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंगली नाम रखा जाएगा, और अगर वो सिख है तो उसके अकॉर्डिंगली। ऐसी अगर पूरा आइडेंटिफाई किया जा रहा है ना उस बच्चे को, तब उस हिसाब से उसका नाम रखा जा रहा है। सेम एज इट इज़ कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो उसका एक करेक्टली अगर आपको नाम देना है नॉमेनक्लेचर के पूरे साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से, तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहचानना पड़ेगा उसे, उसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं। अब रूल्स बनाता कौन है? अगर आपको प्लांट्स के नाम रखने हैं, कोई प्लांट मिला है आपको नया, तो उसका नाम रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, उसके जो रूल्स बताएगा, उस रूल्स के लिए कौन देगा वो रूल्स आपको? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल वर्ड यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, याद रखना इस चीज़ को। बॉटेनिकल वर्ड प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए। जू से याद रख सकते हैं, जू में कौन रखे जाते हैं? एनिमल्स। ठीक है, तो जूलॉजिकल वर्ड आपका किसके लिए यूज़ हो रहा है? एनिमल्स के लिए। जूलॉजी भी एक स्टडी होती है जो कि सिर्फ एनिमल्स की होती है, बॉटनी एक स्टडी होती है प्लांट्स की। ठीक है, तो ICBN या इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर विल give the rules for the nomenclature of any plant. Okay, and if we have to name any animal, then we have to consult the rules from the ICZN or International Code for Zoological Nomenclature. Clear? Okay,
नाउ इसका नामकरण करने का एक तरीका है, ठीक है, एक अच्छा तरीका ढूंढा गया कि नाम कैसे दें। अब जैसे हमारे नाम होते हैं, हमारे नाम में एक मेन हमारा नाम होता है और साथ में सरनेम होता है, सेम एज इट इज़ आपका एनिमल्स या प्लांट के जब नाम रखे जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी कुछ किया जाता है। जो तरीका नॉमेनक्लेचर का हम यूज़ करते हैं साइंटिफिकली, दैट इज़ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन मैथ्स यू वुड हैव स्टडीड अबाउट बायनोमियल आपने पढ़ा होगा। बायनोमियल में आप दो अल्फ़ाबेट्स वो Z और Y ऐसे करके, मतलब या दो आपके उससे रिलेटेड होता था वो, है ना। तो बायनोमियल यहाँ पे दो से ही रिलेटेड है। तो नॉमेनक्लेचर में दो पार्ट्स होंगे, मतलब नाम के दो पार्ट्स होंगे यहाँ पे। अब वो दो पार्ट्स कौन होंगे? पहला होगा जीनस, ओके, फर्स्ट विल बी जीनस एंड सेकेंड विल बी स्पीसीज़, या जेनरिक नेम हम बोलें, जेनरिक नेम स्पीसीज़ जीनस के लिए बोलते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज़ के लिए बोलते हैं। क्लियर? ओके, सो जीनस आगे का जो पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं जीनस और पीछे के पार्ट को हम नाम के क्या बोलते हैं? स्पीसीज़, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू रूल्स और गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स यू कैन से फॉर द नॉमेनक्लेचर। अब वो क्या होते हैं? दोनों में चलते हैं वो, नेम चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, उसके लिए रूल्स ये वाले सेम हैं, ठीक है। ये बेसिक रूल्स हैं, तो इनको समझते हैं। फर्स्ट थिंग, इट शुड बी लैटिन और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो लैटिन एक लैंग्वेज है, ठीक है। अमेरिका में एक आपकी कंट्री है, वहाँ से ये लैंग्वेज आई है। तो लैटिन एक आपका एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही पहले से और अभी तक चेंज नहीं हुई, इसलिए हम लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये जो भी नाम होना चाहिए वो लैटिन उससे आना चाहिए, ओके। अब आप जब लिखेंगे उस नाम को तो कैसे लिखते हैं? ये तो नाम देने की बात हो गई कि नाम दिया जाएगा, वो साइंटिस्ट करते हैं ये काम लैटिन का। लैटिन वर्ड लेते हैं, उसी से नाम देते हैं, तभी थोड़ा सा अजीब से नाम होते हैं इनके, ओके। देन if it is written in italics, if it is written it should be in italics। अगर इसे लिखा जाए, अगर हम इसे पेंसिल से अपनी कॉपी में लिख रहे हैं किसी साइंटिफिक नेम को, जैसे मैं आपको एक साइंटिफिक नेम का एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, मैग्नीफेरा इंडिका, इट इज़ द नेम ऑफ मैंगो। मैग्नीफेरा इंडिका इज़ द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक मैग्नीफेरा और दूसरा इंडिका। मैग्नीफेरा क्या है? जीनस पार्ट है नेम का, और इंडिका जो है स्पीसीज नेम है, ठीक है। सो इन दिस द गाइडलाइंस आर इफ इट इज़ रिटन, और या अगर इसे व्हेन टाइप्ड है, मतलब अगर इसे बुक में लिखा जा रहा है कहीं पे, तो लैटिन इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। इटैलिक्स आपने देखा होगा कंप्यूटर में, बोल्ड, इटैलिनाइज्ड और अंडरलाइन का एक तरीका होता है। इटैलिक्स कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे अगर लिखेंगे, लैटिन ही लिख रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है, ओके। थोड़ा सा टेढ़े में आता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है एक साइड पे, मतलब राइट साइड पे। तो ये आपने उसमें देखा ही होगा, ये शायद कंप्यूटर में। तो इटैलिक्स में होना चाहिए अगर टाइप किया जा रहा है बुक में। और अगर हैंड रिटन है, अगर आप इसे खुद लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? अंडरलाइन करेंगे उसे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका को आई हैव अंडरलाइंड है, यहाँ पे बुक में अंडरलाइन नहीं कर रखा था, इटैलिक्स में भी नहीं लिख रखा है, तो ये गलत है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। आप अगर बुक में, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कभी भी मैग्नीफेरा इंडिका या कोई भी साइंटिफिक नेम, तो आप जब उसे लिखेंगे तो उसे दोनों पार्ट्स को अलग अलग, जीनस पार्ट को आप अंडरलाइन अलग से करेंगे और स्पीसीज पार्ट को अलग से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मेन रूल है। द थर्ड रूल, that is the first word is genus, the second word is species. Now when the genus name, you are writing the genus name, then you will start from the capital letter. अब यहाँ पे देखिए कैपिटल अल्फ़ाबेट M जो है यहाँ पे कैपिटल बना रखा है, जबकि इंडिका जब लिखा तो I क्या है? स्मॉल लेटर्स पे। तो यही है, जीनस का नाम जब आप लिखेंगे तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज जब लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से। तो मतलब जो आगे का आपका पार्ट होगा, जो जीनस होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द
capital letter and the species part will start from the small letter. It should be a habit. ठीक है, you are biology student, so you should know how the scientific name has to be written. First thing, the genus name will start from the capital and the species name will be starting from the small letter, and when you are writing it you will underline it separately. Okay, clear? Okay, name should be short, precise and easy to pronounce. Name जो भी रखा जाए तो वो जो है शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, थोड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब ज़बरदस्ती खींच रहे हैं उस नाम को, और इजी होना चाहिए प्रोनाउंस करने के लिए, मतलब बोलने में इजी हो थोड़ा सा, जबकि हमारे लिए इजी नहीं होता बिकॉज ये थोड़ा लैटिन लैंग्वेज है, थोड़ी बाहर की लैंग्वेज है, तो इसलिए इंडियंस को थोड़ा सा इसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट दे आर उनके अकॉर्डिंगली ईजी होते हैं ये. ओके, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पीसीज नेम. कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ जो साइंटिफिक नेम होते हैं वहाँ पे जिसने इसको खोजा, जिसने डिस्कवर किया इस ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गेनिज्म का एब्रीवेटेड फॉर्म में, एब्रीवेटेड मतलब जैसे एब्रीवेटेड होता है जैसे एक्सेट्रा लिखते हैं आप, ETC है ना, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, छोटा शॉर्ट में लिख देते हैं. अब जैसे अगर हम लें एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एड, ठीक है, ये एड क्या है, एब्रीवेशन है. तो एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट में साइंटिस्ट का नाम उसके पीछे लिख दिया जाता है, किसी किसी साइंटिफिक नेम में ऐसा होता है. ओके, नाउ द मेन थिंग इन ऑल दिस इज हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, मतलब किसने टेक्सोनॉमी की शुरुआत करी, जिन्होंने मेन जो आपका स्टार्टिंग की होगी टेक्सोनॉमी की, उनका नाम क्या था. हिज नेम वाज कैरोलस लीनियस. ठीक है, कैरोलस लीनियस इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. सो इन्होंने टेक्सोनॉमी की एक तरह से क्लासिफिकेशन, जो हम रूल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उनकी एक तरह से नींव डाली, एक बुनियाद जो स्टार्ट करी टेक्सोनॉमी की. कैरोलस लीनियस हैज स्टार्टेड इट. ओके, क्लियर? Now, coming to the classification, now we have searched, we have found a new organism, उसका nomenclature कर दिया. आप क्लासीफाई करेंगे कि वो का ऑर्गेनिज्म क्या है, किस कैटेगरी में डालें उसे, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं ऑर्गेनिजम्स के, ताकि हमें पढ़ने में थोड़ा इजी हो. तो उसका वो ग्रुपिंग करना है ही, हम उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कहते हैं उसे. तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, मतलब जो आपको करेक्टर्स उसमें दिख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको ग्रुप करके रखना. ठीक है, उसे हम कैटेगरी में रखते हैं. उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं. ठीक है, टेक्सा कहते हैं उसे, कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टेक्सा. तो हम अलग अलग टेक्सा में किसी ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, ग्रुप्स में एक तरह से आप कह सकते हैं. नाउ कमिंग टू द टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी वैसे हमने समझ लिया, तभी भी इसमें और चीज़ें क्या इंक्लूड होती हैं. कैरेक्टराइजेशन मतलब करेक्टर्स हमें पता लगाने पड़ेंगे किसी ऑर्गेनिज्म के. आइडेंटिफिकेशन, उसे पहचानना पड़ेगा कि है क्या, प्लांट है, उसे करेक्टर्स के हिसाब से पहचानेंगे ना, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, वो उसके करेक्टर से ही पता चलेगा. फिर उसे क्लासीफाई करेंगे, उसे ग्रुप में अलग अलग उसमें टेक्सा में डालेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे. तो ये प्रोसेस होते हैं टेक्सोनॉमी के. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स वैसे हमारे अब कोर्स में रह नहीं गया इस साल, बट तभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, लीनियर सिस्टम एंड नेचर. तो सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आज के टाइम पे मिल गए हैं, बट आपने सुना है ह्यूमंस को बोला जाता है कि ह्यूमंस एप से रिजेंबल करते हैं. ठीक है, हम बोला जाता है कि ह्यूमंस जो है बंदरों की प्रजातियों से, या एप्स थोड़े से बंदरों से अलग होते हैं. ठीक है, थोड़े से मॉडर्नाइज्ड आपका फॉर्म कह सकते हैं आप उसका, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं आपके जो बंदर होते हैं उनसे. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कैसे निकाला कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, ह्यूमंस थे और एप्स एक एनिमल है. ठीक है, वैसे तो ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, बट ह्यूमंस दूसरे उनको सॉरी तो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एनिमल्स के उससे कैटेगरी से करते हैं.
बट जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब लीनियस ने इसको बताया था सिस्टमा नेचुरा, एक बुक थी उनकी सिस्टमा नेचुरा, उसमें लीनियस ने इस सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सिस्टमैटिक्स क्या है, जो इवोल्यूशन होता गया, हम बोलते हैं एप्स धीरे धीरे करके उनमें चेंजेस आते गए, अच्छे अच्छे चेंजेस आते गए, उनका ब्रेन डेवलप होता गया धीरे धीरे करके, और उससे फिर धीरे धीरे करके वो क्या बन गया, ह्यूमंस बन गए। ठीक है, तो इवोल्यूशन, इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हेरार्की। टेक्सोनॉमिकल हेरार्की क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस, डिफरेंसेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इतने आपको ऑर्गेनिजम्स 1.7 to 1.8 हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में हमें करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किंगडम। किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम है या प्लांट किंगडम है। ठीक है, अब प्लांट्स या एनिमल्स में भी बहुत सारे आपके एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पाइसेस मतलब फिश। एम्फीबियन, एम्फीबियन आपको पता होगा, फ्रॉग वगैरह को हम एम्फीबियन बोलते हैं। रेप्टीलिया, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये सब रेप्टीलिया में आते हैं। एविस मतलब बर्ड्स। मैमल्स, मैमल्स में कौन कौन आते हैं आपके, जो भी ह्यूमंस वगैरह हैं ज़्यादातर ये आते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हम आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एनिमल्स में ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, तो इनको हमने किस में इनको हमने क्या कह दिया, फाइलम। इसकी एक नई कैटेगरी, मतलब किंगडम के अंदर भी एक और हमने एक बॉक्स बना दिया। इसको कैसे समझे हम कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स आपका एनिमल किंगडम का बॉक्स मान लिया हमने। हमें बहुत सारे आपके, चलिए 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है हमारा, ठीक है, और दूसरा बॉक्स है। ये एनिमल्स के लिए हमने क्या किया, हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिले, हमने जो प्लांट्स थे उसमें वो इस वाले बॉक्स में डाल दिए, और जो एनिमल्स थे वो इस बॉक्स में डाल दिए। क्लियर? नाउ अब इस एनिमल कैटेगरी में भी अलग अलग टाइप के मिल गए, तो हमने इसके अंदर भी बॉक्सेस को क्या करा, हमने बॉक्स को भी अलग अलग आपका थोड़ा सा क्या कर दिया, इसमें भी पार्टीशन कर दिए। तो जो एनिमल्स में भी पाइसेस थे वो इधर डाल दिए, ठीक है, जो आपके एविस थे उन्हें इधर डाल दिया, जो एम्फीबियंस थे उन्हें इधर डाल दिया, रेप्टीलिया को इधर डाल दिया, मैमल्स को इधर डाल दिया, अलग अलग कैटेगरी कर दी। अब हमें पता चला कि पाइसेस में भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप के पाइसेस हो सकते हैं, तो हमने इस बॉक्स को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। तो पाइसेस में भी अलग अलग फिशेस जो हैं उन्हें अलग अलग उसमें उस भी बॉक्स के अंदर भी हमने उसकी कैटेगरी बना दी। ठीक है, ऐसे ही आपके अलग अलग कैटेगरी बनती जाएंगी। अब इस बॉक्स, इस जो हमने इसका डिवीज़न किया है, इसमें भी हम और डिवीज़न करेंगे अंदर, क्योंकि इसमें और कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि इतनी वैरायटीज़ हैं, हमें उसकी कैटेगरीज बढ़ानी पड़ती है, अंदर ही अंदर उसमें और ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? चलिए इसको एक और उससे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ओके 1 मिनट। ओके, जैसे एक ऑर्गेनिज्म, उसके 2 पार्ट्स, ठीक है। अब ये एक जो ऑर्गेनिज्म है इसके और 2 पार्ट्स, इसमें भी कैटेगरी आ गई। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके भी और 2 पार्ट्स, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके भी अभी और 2 पार्ट, मतलब कैटेगरी पे कैटेगरी बनाते जा रहे हैं। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है। बात समझ आ रही है? अब तो किंगडम पहली कैटेगरी है, उसके अंदर भी क्या कैटेगरी है, फाइलम। फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास आती है, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर स्पीसीज। अच्छा, इसको याद करना होता है। कैसे याद करेंगे इसे, यहाँ ध्यान दीजिए। किंगडम सबसे पहले, ठीक है, इसमें जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, अभी एग्जांपल चलिए हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हम देखते हैं किंगडम के बाद आता है फाइलम, ठीक है। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास आती है। फिर इसमें भी और आपका डिवीज़न होता है ऑर्डर का,
फिर इसमें और डिवीज़न होता है फैमिली का, इसमें और डिवीज़न होता है जीनस का, और फिर डिवीज़न होता है स्पीसीज़ का। ये सबसे छोटी कैटेगरी है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें एनिमल किंगडम में होंगे। फिर इसमें भी 2 हिस्सों में बांट दिया इन्हें जैसे हमने। अब इस कैटेगरी में भी जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक एनिमल किंगडम है, ठीक है, इसमें भी हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिया इन्हें। अब ये जो हमने ग्रुपिंग की है इसमें भी 2 और ग्रुप्स में डाल दिया इसे। फिर इस ग्रुप में भी हमने 2 और ग्रुप में डाल दिया इसे, इसमें भी 2 ग्रुप बना दिया इसे, इसमें भी और ग्रुप बना दिए, ठीक है, इसमें भी और ग्रुप बनाते गए, छोटे छोटे होते गए ये और छोटे होते गए, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीज़न होता जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल किसका पढ़ते हैं, एनिमल्स में होमोसेपियन। होमोसेपियन कौन है भाई, किसे होमोसेपियन कहते हैं, ह्यूमंस को। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, ठीक है, इसी को समझेंगे। सो हम किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स में। एनिमल्स में भी किस कैटेगरी में आते हैं, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स होता है जिनमें बैकबोन होती है, जिन एनिमल्स में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं हम जिसे, ठीक है, वो होती है, उन्हें कॉर्डेट्स में बोलते हैं। और कॉर्डेट्स में भी हम किस में आते हैं, मैमल्स में। मैमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी की सरफेस पे हमारी देखा होगा आपने, हमारे हाथ पैरों में भी हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, मतलब अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं, जो काओ, बफेलो, ये सब भी आपके मैमल्स में आते हैं, ठीक है। अब मैमल्स में भी कैटेगरी है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स किन्हें कहते हैं, जिनमें कॉलर बोन, जो आपने यहाँ पे अपने नेक में, आपने नेक में नीचे आपके शोल्डर के साइड में आपने बीच में यहाँ पे देखी होंगी बोन्स 2 निकली रहती हैं, उन्हें कहते हैं कॉलर बोन, ठीक है। तो इनमें ये प्राइमेट्स में कॉलर बोन होती है और ग्रास्पिंग फिंगर्स होती हैं, मतलब पकड़ने के लिए फिंगर्स होती हैं, ठीक है। अब प्राइमेट्स ने भी और कैटेगरी बना दी, होमिनिड्स। होमिनिड्स क्या है, जिनके फ्लैट्स फेस होते हैं, मतलब आगे, जैसे कि आपने देखा होगा डॉग वगैरह के फेस, तो उनके मुंह कैसे होते हैं, आगे की तरफ निकला हुआ होता है, बट हमारा कैसे होता है, हमारा फ्लैट फेस होता है। और 3 डायमेंशनल विजन, मतलब हमें 3 तरफ दिख सकता है, हम राइट लेफ्ट तो देख ही सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते बस, ठीक है। 3 डायमेंशनल हमें विजन मिलता है किसी भी चीज़ का, ओके। जैसे हम किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, जैसे हमें कोई आदमी अगर दिख रहा है सामने, तो हम उसको 3 डायमेंशन में देखते हैं, 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ नहीं देख पाते, उसकी विड्थ भी देख पाते हैं, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। होमिनिड में भी होमो, हमारा जीनस क्या है, होमो, तभी हमारा नाम क्या है, होमो सेपियन, ठीक है। तो होमो हमारा जीनस है और सेपियन क्या हो गया, हमारी स्पीसीज़ हो गई। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमने हमारी बॉडी में कैटेगरी बनी हुई है हमारे क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, सो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो हम इनके एक एक करके पढ़ लेते हैं। स्पीसीज़ क्या होती हैं, स्पीसीज़ क्या, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज अ स्पीसीज़। जो एक स्पीसीज़ में ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी एक दूसरे से, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ से, अगर एक मैंगो दूसरे मैंगो से अलग है तो क्यों है, उसमें डिफरेंस होगा कुछ, ठीक है, कुछ अलग डिफरेंसेस होंगे उसमें, तब उन्हें 2 अलग स्पीसीज़ बनाया। अब दूसरे बात करते हैं जीनस की, ठीक है। जीनस क्या है, आपके ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप किसके है, रिलेटेड स्पीसीज़। अब रिलेटेड जो स्पीसीज़ होंगी एक जैसे, एक मैंगो जो है, जो आपका सारे मैंगो हैं वो मैग्नीफेरा के अंडर ही आएंगे, ठीक है, उसमें अलग अलग स्पीसीज़ हो जाएंगे, बट सारे मैंगो का जीनस क्या होगा, मैग्नीफेरा, ओके। अब ये भी एक दूसरे से, एक मैग्नीफेरा के जो सारे मैंगोज होंगे वो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगे, तब वो एक उसमें आ रहे हैं। अब जैसे अब हम एग्जांपल ले ले ह्यूमंस का, तो ह्यूमन एक अलग जीनस है, होमो एक अलग जीनस है, क्योंकि उसमें एक अलग टाइप की सिमिलैरिटीज़ है उनमें, ठीक है। अब हम आते हैं फैमिली पे। फैमिली क्या है, फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब जो रिलेटेड जेनरा या जीनस होंगे वो एक फैमिली में आ जाएंगे। बात समझ आ रही है। विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू जीनस। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें जो देखने को मिलेगी वो स्पीसीज़ में देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपको सिमिलैरिटीज़ कम होती दिखेंगी, बट तभी भी उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी कहीं ना कहीं। फिर आते हैं दूसरा,
ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज़। अब सारी फैमिलीज़ जो भी एक जैसी फैमिलीज़ होंगी, सिमिलैरिटी जिनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगी, वो एक ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। देन कमिंग टू द क्लास, अब क्लास क्या है? क्लास क्या है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, जितने भी रिलेटेड एक दूसरे से थोड़े बहुत भी मिलते जुलते होंगे ऑर्डर्स, वो सारे एक क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। फिर जो एक जैसे ऑर्डर्स होंगे, सॉरी क्लास होंगी, जो थोड़ी बहुत तो आपके उनमें थोड़ी बहुत तो डिफरेंसेस है, बट ज़्यादातर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ भी है, तो एक जैसे सिमिलर क्लासेस को हम एक फाइलम, अब फाइलम और डिवीज़न यहाँ पे नाम दे रखा है, ठीक है। अब फाइलम और डिवीज़न में अंतर समझ लीजिए। फाइलम वी यूज़ फॉर एनिमल्स, फाइलम किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए। एंड डिवीज़न इज़ यूज़ फॉर प्लांट्स, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहीं पे डिफरेंस है। और क्लास, ऑर्डर, ये सब कुछ सेम रहता है एनिमल और प्लांट्स में, बस यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है डिवीज़न और फाइलम में। तो डिवीज़न इज़ यूज़ फॉर द प्लांट्स एंड फाइलम इज़ यूज़ फॉर द एनिमल्स। तो फाइलम या डिवीज़न में मतलब एक जैसे जो प्लांट्स होंगे, जो एक जैसे उनके ऑर्डर हैं, तो वो एक और सारे ऑर्डर्स एक में, एक फाइलम, ये सॉरी डिवीज़न में आ जाएंगे। वैसे ही एनिमल्स में भी होगा, ठीक है। अब जो रिलेटेड आपके एनिमल्स होंगे, जो जैसे फाइलम है, जो रिलेटेड फाइलम्स होंगे जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी अभी भी, तो उन रिलेटेड फाइलम्स को हम एक किंगडम में डाल देंगे। जैसे सारे एनिमल्स एक एनिमल किंगडम में डाले गए, चाहे वो आपका टाइगर हो, चाहे मंकी हो, चाहे काव हो, सब एक ही किंगडम में डाले गए हैं, ठीक है, दैट इज़ एनिमल किंगडम। वैसे ही एक तरह के जो सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सेम करती हैं, जैसे कि वो खाना खुद बना पाते हैं, ये सब एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बहुत, ठीक है। तो डिवीज़न जो डिवीजन्स एक जैसे कैरेक्टर्स वाले होंगे, उनको एक ही किंगडम में डालेंगे, जो कि होगा प्लांट किंगडम। बात समझ आ रही है? सो इसको याद, अच्छा अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये एक सीक्वेंस में याद करने होते हैं। अब इसे कैसे याद करते हैं? तो इसकी एक ट्रिक है इसको याद करने की, एक बहुत ही फ़नी सी ट्रिक है। हम एक सेंटेंस बना के इसे याद करेंगे। वो सेंटेंस क्या है उसे सुन लीजिए। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप, के से कीप, ठीक है, किंगडम, कीप पॉट मतलब आपका फाइलम। अब इसी में डिवीज़न भी याद करना। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक है। तो के मतलब किंगडम, पी से फाइलम याद रखेंगे, सी से हम क्लीन से याद रखेंगे, सी मतलब क्लास, ऑर्डर से हम ऑर्डर और से हम ऑर्डर याद रखेंगे, फैमिली तो हमें याद हो ही रहा है, गेट से जीनस याद रखेंगे, सिक से हम स्पीसीज़ याद रखेंगे। तो सीक्वेंस में याद हो जाएगा आपको, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, बस इसे याद कर लीजिए, आपको ये सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ओके, I hope everybody will be clear about this now. Okay, so this chapter is over for the given syllabus. Okay, thank you.